मुझे लगता है शायद मुझे बचपन में मिल गया था, तो अब सेकंड इनिंग्स का जो फल है, जो जैकपॉट जिसे कहते हैं, अब स्टार बनने की आप बात कह रहे हैं, वो शायद अपने वक्त पर आएगा। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। इस खास इंटरव्यू की शुरुआत जो है थोड़ी शायरी से करेंगे कि बहुत थे मेरे अपने इस दुनिया में, बहुत थे मेरे अपने इस दुनिया में, लेकिन जब मेरा अंतिम समय आया मैं लावारिस हो गया। जी हाँ, बहुत इस बात में गहराई है, क्योंकि जो एक वर्ड है लावारिस, ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके माँ बाप नहीं होते, ये वर्ड उनके लिए भी है जिनके अपने होके भी कोई अपने नहीं होते। और इसी शब्द की जो डार्क साइड है उसको रियलिटी में दिखाने 70 mm की बड़ी स्क्रीन पे एक स्टार कास्ट आ रही है, एक फिल्म आ रही है, एक ऐसी कहानी आ रही है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, एक सोशल इशू है। लेकिन आज इसके ट्रेलर ने सबको एक सच्चाई दिखा दी कि समाज में आज भी ऐसा होता है, लेकिन हम उस चीज़ पे बात नहीं करते। और आज इसी कहानी के कुछ स्टार कास्ट, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रियल हीरो भी हैं और रियल हीरो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो सर, सबसे पहले एक तो बचपन से आपका फ़ैन रहा हूँ, और क्योंकि बात की जाए तो आप 1993 से लेके, उस समय पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिल्में जो बाद में पापा ने दिखाई और जो आपका गाना था उस समय से, और प्यार का पंचनामा 2 और उसके बाद और भी जितनी फिल्में हैं, काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं आइडल भी मानते हैं। तो आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्वेश्चन की पहले कि आपने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को हाँ क्यों कही, और ये थोड़ा सा इमोशनल और कैसे सोशल एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस दौरान जब आपने इस फिल्म को हाँ कहा? जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने मुझे प्यार का पंचनामा 2 और वैसी थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्मों में देखा, तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई गई तो मुझे लगा ये फिल्म, ये कहानी ऐसी है जो इतनी रियलिस्टिक और रिलेटेबल है, कि हर इंसान जब ये देखेगा फिल्म, उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार उसमें दिखाई देगा। और मुझे लगा था कि ये कहानी बननी चाहिए किसी भी माध्यम के थ्रू। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था, एक ऐसा रोल लेना, एक इंटेंस सीरियस फिल्म, एक सोशल मुद्दे पर एक फिल्म करना। तो इसलिए शायद मैंने ये फिल्म चुनी और हम ये फिल्म आपके तक लेके आए हैं। जी, बिल्कुल। और बात की जाए तो सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने इसमें आपका ना सबसे अलग एक डिफरेंट आपने एक्सपेरिमेंट एक रोल किया है इसमें, क्योंकि आप कॉमेडी रोल और थोड़ा सा फ़नी, और उसमें आप जाने जाते हैं उस रोल्स के लिए। तो जो ये रोल था इसकी आपको, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है ये, और आपको इसको अपने अंदर ढालने में, किरदार में जाने के लिए, आपको आपके सामने रियल हीरो बैठे हैं, तो उनके किरदार को अडेप्ट करने के लिए आपको कितनी मुश्किल आई? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये रियल मुद्दों पर, रियल इंसिडेंट्स और रियल लोगों पर जो ये काम करते हैं उन पर आधारित ज़रूर है, लेकिन ये किसी एक इंसान की आत्मकथा नहीं है। ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जिसके इर्द गिर्द हमने एक काल्पनिक कहानी बुनी है। अ, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर रहे हमारे आसपास जो हम देखते थे। जैसे आदित्य जी ने ये फिल्म 2014 में लिखी, सोची, और सुधीश ने फिर उसे डेवलप किया। तो ये कहानी काफ़ी ऐसे उन लोगों पर है जो ये काम करते हैं, जो हमारे समाज में हैं, लेकिन उनको उतना वो क्रेडिट नहीं दिया जाता, और कोई ऐसी संस्था या कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर रही हो इस चीज़ को। बिकॉज ये किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर इंसान की उस जिम्मेदारी है जो इस समाज में रहता है। तो मुझे तो ये किरदार सिर्फ प्ले करने का मौका मिला, लेकिन हमारे साथ इकबाल भाई भी हैं जो ये काम रियल ज़िंदगी में करते हैं, मुंबई में करते हैं, और ऐसे ही बाकी स्टेट्स और सिटीज़ में ऐसे कई लोग हैं जो एक तरीके से मैं मानता हूँ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जिस तरीके से जैसे हमारे सोल्जर्स आर्मी में बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही डॉक्टर्स करते हैं, पुलिस करती है, वैसे ही ऐसे लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर से कम नहीं हैं। तो ऐसे ये तमाम लाखों उन लोगों के लिए ये फिल्म है, और मैं डेडिकेट करता हूँ ये फिल्म उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं फॉर अ गुड कॉज। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने ये कहानी लिखी तो इस कहानी को लिखने का आपको कहाँ से प्रेरणा आई? और आप इस ये बहुत टॉपिक जो है बहुत लोग में अगर उनके सामने हो रहा होता है, पर वो इस चीज़ को बोलते छोड़ना यार चल, हमारा क्या जा रहा है, उसकी फैमिली है कुछ भी करे। तो आपको क्या ऐसे आपने सोसाइटी में एलिमेंट्स देखे हैं, या हमारा जो ड्रॉबैक ये कह भी सकते हैं इस चीज़ को, और भी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो आपका क्या सबसे ज़्यादा मेन इसमें रुझान रहा कि हाँ इस टॉपिक को मेरे को लिखना ही है? देखिए 2014 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई मेरे साथ ही कि लगभग लगभग इस फिल्म में कुछ हिस्से मुझसे जुड़े हुए व्यक्तिगत,
और बाकी एज ए मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरे पास जो पेशेंट आते थे 2014 में, तो उनमें से कुछ ऐसे बुज़ुर्ग माँ बाप आते थे, बहुत बीमार रहते थे, लेकिन उनके साथ कोई आता ही नहीं था। बेचारे उनकी वाइफ लेके आ रही है उनको, अपने हस्बैंड को। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं? बोले बच्चों को पढ़ा लिखा दिया हमने, अब वो कोई बेंगलोर रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, कोई कुछ रह रहा है, लेकिन उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब वो क्या होता है, डॉक्टर से बड़ा फैमिलियर होते हैं, बाकी समाज में आसपास अपने किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्या हो रहा है, बच्चे से क्या मतभेद हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, अब हम लोग अकेले रह रहे हैं, वो अपना अपनी ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों के साथ अपना खुश है। तो वो परिस्थितियाँ मैं एक नहीं दो नहीं, रेगुलर आप देखते हो उस फील्ड से हो, आपके पास बहुत आ रहे हैं लोग। तो मुझे लगा कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा है, जो अधूरा सच है वो सच दुनिया के सामने आना चाहिए। 2014 में मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पर फिल्म बनाएंगे, और लिखा मैंने। लेकिन 2014 से 2023 तक, क्योंकि इस विषय पर कोई मुझसे इन्वेस्ट करने वाला नहीं था। सबसे बड़ा ये है कि ये एक फ़िल्म, वो तो इसमें ना आइटम सॉन्ग है, ये तो एक एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन उसमें हाँ या तो अब उसमें दिक्कत ये आई कि मुझे 2014 से लेके मुझे फाइनेंशियली जितने भी स्रोत थे, मैंने जो मैं परिवार के लिए इकट्ठा करता, वो मैंने इस फिल्म के लिए इकट्ठा किया। और जब मैंने उस फिल्म के लिए इकट्ठा किया, क्योंकि जीवन एक ही है आपका, और समाज को आप जीवन में जब तक जीवित हो तो कुछ समाज के लिए करो। अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ करो। तो मेरे जीवन की जो जमा पूंजी है, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं बचा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिस्ट है। तो अब उसके बाद मैंने अपना ये सारा जो था पूरा इस फिल्म पे किया, और ये टीम मिली, सुदीस मिले, उन्होंने बेहतरीन, इसको आपने टेलर टीज़र देखा होगा, और ये वही फिल्म है। और बाद आज के दौर में 20 से 30% ऐसा मुझे लगता है कि जो संतानें हैं जो माँ बाप के साथ इस तरह का कर रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं रख रही हैं, बाकी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं और आगे बढ़े ना ये परसेंटेज, क्योंकि जिस तरीके का डिजिटल ज़माना आ रहा है, संतानें भी डिजिटल होती जा रही हैं, तो ये बढ़े ना, उसको कम कर सकें, इस फिल्म के द्वारा ये संदेश हम दे रहे हैं। और 26 मई को मैं चाहूँगा कि आप अपने सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा, जन जन तक, आपके चैनल के माध्यम से नज़दीकी सिनेमाघर में ये फ़िल्म देखें। तो इस तरीके से ये फ़िल्म की हुई बनने में, अब आज फिल्म तैयार है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, मैं इमोशनल सा मेरे को ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सल्यूट है सर को, उन्होंने इतनी बेहतरीन कहानी लिखी, और सच्ची उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, फरिश्ता ही आप कह लो इनको, क्योंकि देखते सब हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं। कि हम भी कहीं देख रहे हैं किसी की लड़ाई हो रही, कुछ हो रही है, तो हम बोलते हैं कि नहीं छोड़। और ये बिल्कुल सही बात बोली है। मेरे भी कुछ अब्रॉड में दोस्तों बताते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारी फ़्लाइट है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, 36 घंटे लगेंगे आने में, और तब तक अंतिम संस्कार या कुछ भी हो जाता है। तो दुख ये नहीं होता कि इंसान की मौत हो जाती है, दुख ये होता है कि अपने नहीं आ पाते मौत पे। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपका कि यही क्यों, कोई और एक्टर क्यों नहीं इस रोल के लिए? और सबसे पहले हमारे साथ रियल हीरो भी हैं इकबाल जी। सबसे पहले सर नमस्कार। और इनके साथ आपकी कैसे मुलाकात हुई, और किस तरह फिर आपने सोचा कि इस कहानी को किरदारों में पिरो जाए? देखिए, ये कॉन्सेप्ट इनके ज़हन में आया था 2014 में, जैसा कि उन्होंने बताया। तो आज से 3 साल पहले मेरी इनकी दो ढाई साल पहले मेरी मुलाकात इनसे हुई, और इन्होंने मुझे बताया कॉन्सेप्ट। तो एक तो चाहे मैं एक्टर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, जो होते हैं उनका सबका एक वो होता है कि कुछ अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो एज ए डायरेक्टर मेरा भी एक लालच रहता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट जब इन्होंने मुझे सुनाया तो डिफरेंट लगा, एकदम यूनिक एकदम। बट सवाल ये था, समस्या ये थी कि इसको हम एंटरटेनिंग कैसे बनाएंगे, 2 घंटे तक लोगों को कैसे बिठा कर रखा जाए, ये सवाल, बड़ा सवाल था। क्योंकि वन लाइन तो बड़ा अच्छा लगता सुनने में कि एक ऐसे लड़के की कहानी है या ये कहानी है। स्क्रीन प्ले बनाना बड़ा मुश्किल काम है, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया, इनसे मीटिंग की, इनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि यार बनाते हैं इसको, मुद्दा बहुत बड़ा है। फिर हमने रिसर्च शुरू की। उस दौरान मेरी इकबाल भाई से मुलाकात हुई, और फिर इकबाल भाई ने और लोगों से भी मुलाकात करवाई। मैं भी दिल्ली में भी मिला कुछ लोगों से, कुछ इंदौर में मिला, रायपुर में मिला। तो समझ में आया कि यार ये बहुत ही अलग कहानी है, और ये हो रहा है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर इस पर और हमने कहा दम भरते हैं इसको, तो और अच्छा बनाते हैं। लगभग 1 साल तक हमने स्क्रिप्ट पे काम किया। जब हम रेडी हो गए तो फिर बड़ा चैलेंज था कि यार फिल्म हमने स्क्रिप्ट तो बना ली, प्रोड्यूसर भी मेरे पास में है, कास्ट, फिल्म को बेचना भी हमें, एक ऐसा चराइब चाहिए जो फिल्म में बिक सके।
तो उस दौरान मेरी बहुत एक्टर से मुलाकात होती थी, चीज़ें हुई, एंड इवेंचुअली मेरी मुलाकात मतलब इन पे ये कहानी पहुंची, ओमकार जी के पास पहुंची। तो जब इनके पास कहानी पहुंची तो पहला रिएक्शन इनका था, इनका एजेंसी के पास इमीडिएटली कॉल आया दैट ही वांट्स टू टॉक टू मी। मैंने कहा मिलना है तो मिल जाते हैं, मिलते। तो मुझे जब मैं इनसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, ये मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है ये करने के लिए। और इनका मैं अपने सुदेश को करते हैं आप अच्छा बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा अच्छा बनाते हैं, मैंने कहा हाँ बनाते हैं। अब ये बोल के मैं वापस चला आया, मैंने प्रोड्यूसर साहब से मीटिंग की, बात की। मैंने कहा अब तो हाँ, मैंने बोल दिया जोश में, और क्योंकि अच्छा एक चेहरा है हमारे सामने। अब जब हाँ बोलती तो टेंशन ये थी कि काम शुरू हो गया। टेंशन ये थी कि अरे फेस चॉकलेटी फेस, प्यार का पंचनामा 2 करके आए हैं, एक अलग ही इमेज। मेरी खुद की एजेंसी बोल रही थी यार सुदेश ऐसा यार थोड़ा सा है ना, ऑडियंस कहीं ये ना कहीं ये तो अलग ही है, वो करेक्टर कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहानी छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव के लड़के की कहानी है, गोरा एकदम, कैसे क्या डाइजेस्ट होगा। बट जो भी हो, हमने डिसाइड किया कि हम इनके साथ काम करते हैं। फिर कास्टिंग भर्ती की, मनोज जोशी आए ऑन बोर्ड, ब्रिजन काला आए, बहुत लोग आए। एंड फिर हमने वर्कशॉप कुछ की इनके साथ में। इन्होंने भी जो है इकबाल साहब से मुलाकात की, डिस्कस किया कैसे का वर्क फ्रेम क्या होता है टू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। इनको मैंने फिर वेट, अभी ये बहुत तो फिट रहते हैं तो इनको वेट बढ़ाने के लिए बोला। आप देखो फिल्म में वेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हल्का सा, एक फील आनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट यू नो। एंड जब हमने शुरू किया था तो कॉन्फिडेंस हमारा ऑफकोर्स हाई था, बट धीरे धीरे बिल्ड होता गया। कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो आदित्य वर्मा, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं ऐसे सब्जेक्ट पे पैसा लगाना, आई मीन दैट्स हाउ वी मेड द फिल्म यू नो। एंड अब ट्रेलर रेडी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तो खुद गोरा वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत है इसके लिए। प्रमोशन आप काम का कर रहे हैं, उसी को जरूरत है नहीं। आई होप टचवुड, मतलब आपकी मुँह में घी शक्कर एंड ये कहानी मतलब एक अलग है, मतलब डेड बॉडीज़ जो लावारिस लाशें होती हैं उनकी कहानी है। उन अब बहुत सी लाशें हैं, उनके सब पे अपने अपने दर्द हैं। तो जब फिल्म देखेंगे ना आपको वो दर्द नज़र आएगा। एक माँ बाप और बच्चे के बीच में, एक मेरे पड़ोसी के बीच में, भाई बहन के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं ना, वो जो आपको तकलीफ़ नज़र आएगी और आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार ये हो रहा है, ये मेरी कहानी है। इनफैक्ट जब शूटिंग में भी हम जब लोग मिलते थे, चाहे मेरे पोस्ट प्रोडक्शन की टीम हो कोई, जब वो बोलते थे यार ये तो मेरी कहानी है, सही इमोशनल हो जाते थे। बट आई होप हम सही फिल्म बना पाए हैं। और बाकी चूँकि रियल हीरो हमारे इकबाल भाई साहब हैं और इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, करियर हैं। अब ये मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स कहानी है आदित्य वर्मा साहब की, लेकिन जब इन्होंने कोविड में इन सबको देखा होगा तो उनको और भी दम लगी होगी यार नहीं, अब तो हम 100% बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। अब बाकी मुझे लगता है ये आपको बताएंगे। मैं बीच में आ जाता हूँ जी, आइए, क्योंकि इकबाल सर से बात करने का बड़ा बड़ा मन है। सो सबसे पहले सर पैरी बोना, क्योंकि आपका जो काम है और आप हमें यही सिखाया जाता है कि जो भी बड़े होते हैं और जब उनके काम और बड़े होते हैं तो चरण छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और आप खुदा के बंदे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं, मैंने आपके बारे में पढ़ा, और जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और वही आप बन के किसी को अंतिम संस्कार करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। और मैं ये पढ़ रहा था कि आपने 1400 से ज़्यादा अंतिम संस्कार किए थे कोविड के टाइम पे, जिसमें कि 800 जो थे हिंदू थे और 600 जो थे वो मुस्लिम थे, और उन्हीं के रीति रिवाजों से वो चीज़ें सारी हुई। तो सर सैल्यूट है सबसे पहले। और वो ये 2010 से आपका ये कारवां शुरू हुआ, आपने जो ट्रस्ट खोला उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, सक्रिय ज़्यादा हुआ कोविड में। और हम जो महामारी का दौर था, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो दोबारा कभी आए, और ना ही आना चाहिए। हम सभी ने अपनों को खोया, लेकिन अपनों को खो के भी जो अपनों को नहीं मिल पाया वो एक मेन दुख था। तो सर किस तरह से आपकी जर्नी रही? देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जर्नी जो है, ऐसे इकबाल ममदानी देश के अंदर अनगिनत रहे जो कोविड पीरियड के अंदर अपने परिवार को छोड़ करके बाहर निकले। शायद उनको तब भी लोग नहीं पहचानते थे, आज भी नहीं पहचानते। लेकिन मैं आदित्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही साथ इस पूरे फिल्म के अंदर जो किरदार निभाने वाले लीड रोल से लेकर के जो टीम है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे अनगिनत जो लोग हैं उनके उस काम को और समाज में जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं उनको उजागर करने का काम करके हमारी युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने परिवार को
अपने इलाके के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि चुनौतियाँ आसान नहीं होती है। इस तरह की इंफोटेनमेंट को लेकर के फ़िल्में बनाना, उसमें पैसे लगाना और काम करने के लिए आदमी 10 बार इंटरेस्ट हाँ कर भी दे, लेकिन जो मेन होता है कि पावर पैसों का। 2014 से 2020 तक का एक सपना इनका ज़रूर रहा, लेकिन 20 में जब उन्होंने एज ए डॉक्टर भी है वो, और उन्होंने जो हालात अपने वहाँ देखे, समाज के हालात देखे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि भले ही मैं किसी भी परिस्थिति में आ जाऊं, लेकिन मैं समाज को एक मैसेज दूंगा। यानी कि इन्होंने भी एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि एक आर्मी की तरह काम किया है, अपने परिवार को दांव पे लगा करके लोगों को, परिवार को एकत्रित करना। तो इनके लिए इनको भी सैल्यूट है, इनकी टीम को भी सैल्यूट है। अब हम आते हैं कोविड के अंदर से लेकर के अब तक। हमारी टीम ने भी तकरीबन उस वक्त 2000 से ज़्यादा कोविड बॉडीज़ का काम किया। तब हमें ये एहसास हुआ कि कई ऐसी बॉडीज़ जो है जो लावारिस है। कोविड में तो वारिस जो थे वो बेचारे लावारिस बने थे, लेकिन कोविड के बाद जेन्यूनली वो लावारिस बॉडीज़ जिनको लेकर के हमारे लिए चिंता का विषय था। तो अनगिनत ऐसे कोई बाहर से काम करने वाले या कोई मांगने वाला हो, तो उन सब के साथ में हमारे नज़र में एक चीज़ आई थी जो फिल्म का सब्जेक्ट है। वो ये है कि किस तरीके से बच्चों को माता पिता अपना खून पसीना जला करके उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद वो बच्चे को ये एहसास होता है कि शायद माँ बाप या परिवार उसका मोहताज है। सही मानों में वो उसका मोहताज नहीं होता है। ये भूल जाते हैं कि सूरज निकलता भी है तो डूबता भी है। जो वो दे रहे हैं समाज को, वही उन्हें रिटर्न भी मिलना है। तो हमारी जनरेशन को, हमारी युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति को छोड़कर के हम वेस्टर्न कल्चर की संस्कृति को ले रहे हैं, तो हमें गेंद की तरह है कि जितनी फोर्स में आप डालोगे उतनी फोर्स में वो रिटर्न आएगा। तो ये मैसेज सिर्फ फिल्म के ज़रिए हम ये देना चाह रहे हैं कि आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए, उसका सम्मान कीजिए, और उसके अलावा जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने संस्कार को फिर एक बार साथ उसके जुड़ना होगा। भले ही आप कितनी भी ऊंचाई पे जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आके कहा, आपने कहा ना कि चरण छूने की एक परंपरा है, तो वहाँ चरण के अंदर आकर के हमारे माता पिता के, हमारे बड़ों के हमको बैठना होगा। ये फिल्म बच्चों के लिए लगेगा कि उनकी अपनी स्टोरी है, माता पिता को लगेगा उनकी अपनी स्टोरी है, तो ये समाज के हर वर्ग के लोगों की ये स्टोरी है। 26 मई को ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है, और मैं अभी से इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप यकीन करिए, जो आपने कहा माउथ पब्लिसिटी के लिए, मुझे ये उम्मीद नहीं, यकीन है कि मालिक ने चाहा तो ये फिल्म एक बहुत बड़ा बिजनेस तो करेगी, साथ में समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज देगी, ताकि लोग जो है वो अपनों को अपनों से मिलाने का और मिलने का काम करें। तो ये सर ने बोल दिया बहुत अच्छी बात कि बिज़नेस भी ये फिल्म करेगी और सोशल मैसेज भी ये देगी, क्योंकि इन्फोटेनमेंट है इस फिल्म में। और जो सर कह रहे हैं कि जेबें खाली होगी, वो बिल्कुल भरने वाली हैं। आपको जेबें नहीं बचेंगी, इतने नोट आ जाएंगे। मैं तो यही दुआ करता हूँ। और मैंने एक चीज़ के लिए कहूँगा, ओंकार जी को लगातार वो मैसेज दे रहे थे सरकार को लेकर के, फिर वो एक बार वो मैसेज दे सरकार के लिए, ताकि सरकार के और लोगों तक पहुँचे वो मैसेज। आप ओंकार जी से ज़रूर उसके लिए बात करिए कि फ्रंटलाइन वर्कर जिस तरीके से काम करते हैं, हमारी तरह ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए ज़िंदगी को दाव पे लगाया, अपने इलाकों के लिए उन्होंने दाव पे लगाया, वो आकर के लड़े। ईश्वर न करे कि ऐसे हालात आए, लेकिन ये फिल्म का जो मैसेज है वो हर समाज के हर तबके तक जाए। और आगे जो ओंकार जी से मैं पूछूंगा कि सरकार से जो मांगे वो करना चाहते हैं, वो प्लीज़ एक बार बताइए, ताकि सरकार तक वो बातें पहुँचे। ओंकार जी, कितना सहमत है सर आप? जी, मुझे मैं लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है और एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में सुधार के लिए ही हमने बनाई है। और जब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ये फिल्म देखेगा कभी, तो वो खुद इस फिल्म को प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बदलाव लाने की कहानी है हमारे समाज में। तो मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ऐसी फिल्मों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ऑडियंस का सपोर्ट भी तब मिलेगा जब उनके लिए ये फिल्म देखना आसान होगा अपने नज़दीकी सिनेमा घर में। अगर ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है
तो वो हमारे लिए और जनता के लिए, ये ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट बात होगी, क्योंकि वो फिर आसानी से ये फिल्म आरामदायक तरीके से अपने फैमिली के साथ सबको ले जाके ये देख पाएंगे और ये फिल्म दिखा पाएंगे। आई थिंक तो ये एक तरीके से एक सोशल वर्क की तरह ही है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अगर फिल्म आप टैक्स फ्री कर सकें तो ऑडियंस के लिए ये फिल्म देखना आसान हो जाएगा और जन जन तक ये फिल्म पहुँचेगी। जी बिल्कुल। और ये काफ़ी अच्छी फिल्म है और मैं अपने से शुरू करूँगा कि मैं खुद पहले जाऊँगा फिर किसी और को बोलूँगा, क्योंकि खुद पहले करने से ज़्यादा आप दूसरों को पहले बाद में बोलो, पहले खुद वो चीज़ करो। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लें, अब थोड़ी सीरियस बातें होगी। तो मैं पूछना चाहूँगा ओंकार सर कि आपके खास कुछ दोस्त हैं जिसमें आप प्यार का पंचनामा में साथ थे, सन्नी सर हैं, कार्तिक आर्यन हैं, नुसरत हैं, तो आपने देखा कि सारे हिट हो गए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पास काम नहीं है, सारे अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, सबकी अभी बड़े बड़े नाम बन चुके, चेहरे बन चुके हैं। तो ये आपने उनको बोला कि मैंने आपके साथ काम किया, आप स्टार बन गए, या उनमें सच में किस किस में अलग अलग हुआ है? मैं इनफैक्ट मुझे अभी किसी ने ये बात पूछी भी थी, मेरा ये मानना है पर्सनली, और हम में से जितने भी यहाँ फिल्म लाइन में हैं और मुझे ये लगता है कि हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है, भले ही वो किसी दूसरी फील्ड से भी हो। तो कभी किसी की किस्मत और मौका आपको कभी 25 की उम्र में मिल जाता है, कभी 35 की उम्र में मिलता है, कभी किसी किसी को 50 वर्ष भी लग जाते हैं, किसी को बचपन में मिल जाता है। तो मुझे लगता है शायद मुझे बचपन में मिल गया था, तो अब सेकेंड इनिंग्स का जो फल है, जो जैकपॉट जिसे कहते हैं, अब स्टार बनने की आप बात कह रहे हैं, वो शायद अपने वक्त पर आएगा। और ऐसी कोई फिल्म आएगी, जैसे लवास्ते हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई फिल्म आएगी जो जनता को पसंद आएगी और जनता मुझे वहाँ तक पहुँचाएगी, और ये किसी के हाथ में नहीं है। तो बस मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, मैं किसी से compete नहीं कर सकता कि वो वहाँ है मैं यहाँ हूँ। वो आई थिंक वो खामखा मतलब मुझे लगता नहीं वो जायज़ बात है, ना उनके लिए ना मेरे लिए। तो मैं हर कोई अपनी डेस्टिनी खुद लिख के आया। हाँ जी, मुझे लगता है, और उसका एक अपना मज़ा है। तो आई एम हैप्पी फॉर देम एंड आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ। आई एम गुड एंड वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम। जी बिल्कुल। और हम इस फिल्म के बाद तो आप जो बोल रहे हो होगा भी। और मैं पूछ रहा था पार्ट 3 कब आ रहा है, प्यार का पंचनामा? जी, वो सवाल तो आपको मेकर से पूछना पड़ेगा, बिकॉज़ ये उनकी फ़िल्म है पहले। क्योंकि आपने देखा कि पार्ट 1 में एक्टर्स थोड़े अलग थे, पार्ट 2 में फिर एक्टर्स थोड़े चेंज हुए। मैं तो दुआ करूँगा कि पार्ट 3 में हम दोबारा वापस सब एक साथ हो जाएँ। लेकिन वो फ़िल्म कब बनेगी और कैसे बनेगी, वो आई थिंक मेकर्स इस बात का जवाब ज़्यादा बेहतर दे पाएँगे। जी ओंकार सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सलमान सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो बैचलर हैं, तो ये आप उनको वैसे भी फॉलो तो नहीं कर रहे रियल लाइफ में भी कि जो वो करेंगे वही मैं करूँगा? नहीं, 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 मैं बस उनका स्वैग थोड़ा-सा अपना लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सलमान सर ही इज़ द ट्रू ब्लू बैचलर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक। मैं अपनी जर्नी फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। तो जो वो डिसीजंस होंगे मेरे पर्सनल लाइफ के, शादी के या बच्चों के या फैमिली एक बनाने के, वो अपने वक्त पर, अपने समय पर, अगेन वो भी डेस्टिनी है। तो कोई ऐसा मिलेगा ज़रूर जिससे मेरी जर्नी साथ में शुरू हो, तो मैं ज़रूर आगे फैमिली बढ़ाऊँगा। जी बिल्कुल। और ये लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, ये पूछना चाहूँगा कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप हैं, और किस किस अगली फिल्मों में देखना आपको, ये वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, किस बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आप? जी इस फिल्म के बाद, ये हमारी फिल्म पहले अभी इसी फ्राइडे 26 मई को रिलीज़ होगी थिएटर्स में। उसके बाद मेरी 2 और फिल्में हैं जो मैंने फीचर फिल्में हैं जो थिएट्रिकल होंगी, जो OTT पे भी आएंगी बाद में। वो फिल्में बन के रेडी हैं। मैं फ़िलहाल ज़्यादा उन फिल्मों के बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगेन मेकर्स जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट देंगे। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उनमें से एक फ़िल्म जो है वो आपको दोबारा पंचनामा की टीम के साथ ही देखने मिलेगी, जो हमारे मेकर्स हैं और जो हमारी कास्ट टीम थी उसमें से। तो जो फैंस हैं पंचनामा के, वो बरकरार रहिए, अपना बेसब्र रहिए, क्योंकि मैं कुछ अच्छा भी आपके पास दोबारा से हंसने वाली चीज़ भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल इस जो इंटेंस सीरियस ड्रामा है, जो सोशल मैसेज के साथ हमारी फ़िल्म है, उसको आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम दोनों तरह की फ़िल्में बनाते रहें। जी बिल्कुल। ये आप जाइए, 26 मई को ये रिलीज़ हो रही है। दूर के सिनेमा में भी जाइए, पास में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सब आजकल वेल सेटल्ड हैं। और सर मैं लास्ट में चाहता हूँ कि आप स्पेशल एक अपील कर दीजिए, हमारा माइक है, कि आप लास्ट में ऑडियंस को क्या करना चाहें? मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्म आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। 26 मई को थोड़ा सा वक्त, इतना वक्त जितना वक्त आप मोबाइल को दे देते हैं, उसमें से सिर्फ 2 घंटे का आप समय दे दीजिए थिएटर में,
और शायद आप उसके बाद से आप जो गलतियां करने जा रहे हैं, जो यूथ हैं वो और जो उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो सिर्फ 2 घंटे का समय 26 मई को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में दे दीजिए। यही मेरी आप सभी से इस चैनल के माध्यम से अपील है। थैंक हाय, मैं हूं ओमकार कपूर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। देखते रहिए।